हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थी, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ डेली कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हम कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो खास किसी स्टूडेंट वर्ग को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो सिर्फ एक स्पेशल क्लास के लिए है। आज का टॉपिक ये हम सभी के लिए है। बिकॉज जब देखिए बात होती है आर्थिकी की, जब बात होती है इकोनॉमिक्स की, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें, यानी हम सब कहीं ना कहीं से क्या है, उसके पार्ट हैं। तो अभी हाल फिलहाल चूंकि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और आरबीआई का डेटा आया है ऑन हाउस होल्ड डेप्थ एंड एसेट ग्रोथ, यानी कि हमने कितनी परिसंपत्तियां जोड़ी और हमारे ऊपर कितने कर्ज चढ़े हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड का डेप्थ का मतलब ये हो गया, जैसे हमने, आप देख रहे हैं कि आने आज के समय पर हर चीज़ क्या है, अब ईएमआई पर अवेलेबल है। इनफैक्ट कई जगह तो आप सीधे लिखते हैं कि बस कुछ नहीं, 0% क्या आपका एकदम बिल्कुल जो है इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो ऐसे में क्या है कि अलग अलग तरीके से कस्टमर को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है और हम उससे अट्रैक्ट होते भी हैं। दूसरी बात यह है कि क्या हमारी जितनी इनकम है, हम अपने इक्वल इनकम के इक्विवेलेंट वाकई में कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, और क्या हम उसके अकॉर्डिंग ईएमआई पर चीज़ें उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। सपोज दैट यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की सैलरी जो है वो 50,000 के आसपास उसकी सैलरी है। 50,000 की सैलरी है, लेकिन उसने ईएमआई पर घर खरीद कर रखा है, उस व्यक्ति ने ईएमआई पर फ़ोन ले रखा है, उस व्यक्ति ने ईएमआई पर घर के फ्रिज वॉशिंग मशीन्स ले रखे हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर लायबिलिटीज ज़्यादा हो जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि व्यक्ति ने जो भी सामान खरीदे, तो ऐसे में सेविंग जो है वो आपको ज़ीरो दिखाई देगा। तो ये इन्हीं सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि आरबीआई का डेटा क्या कहता है और कैसे ये हम सभी से जुड़ा हुआ है और हम लोग कैसे आगे अपने एक बेहतर प्लान को जो है बनाएं ताकि और बेहतर हो सके। हमारे सेविंग की जो टेंडेंसी है वो बेहतर होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर राइजिंग डेप्थ के मामले में। तो यहाँ देखेंगे कि कैसे क्या कंडीशन चल रहा है। सबसे पहले कि ये टॉपिक जो है हमारा आरबीआई डेटा ऑन हाउस होल्ड डेप्थ एंड एसेट ग्रोथ, यानी कि आरबीआई ने जो डेटा जारी किया है किसके ऊपर, यहाँ पर हमारे हाउस होल्ड जो डेप्थ हैं, जो कर्जे हैं उसके बारे में। और दूसरा क्या है, हमारा जो एसेट ग्रोथ कितना है, हमने कितने अपनी परिसंपत्तियों को बढ़ाया, क्या वास्तव में हम अपनी परिसंपत्तियों को बढ़ा पाए हैं या फिर हमारी परिसंपत्तियां बढ़ नहीं रही हैं, उल्टा हम कर्ज के माया जाल में फंसते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस डेप्थ के चक्कर में जो मिडिल क्लास है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है ना। सवाल ये उठता है कि क्या मध्यम वर्गीय जो परिवार या आय के जो लोग हैं, क्या वो लगातार ईएमआई के जाल में या कुचक्र में फंस चुके हैं वास्तव में। तो आइए देखते हैं कि का डेटा ऑन हाउस होल्ड डेप्थ एंड एसेट ग्रोथ, हम कितनी परिसंपत्तियां बना सके या बना पाए हैं और हमने कितने अपने एसेट्स को ग्रोथ किया है, ये मैटर करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर बच्चों रिसेंट आरबीआई डाटा, यानी अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है, एक डाटा जो रिवील कर रहा है कि इंडियन हाउस होल्ड्स आर अक्यूमुलेटिंग डेप्थ फास्टर देन एसेट्स विथ एनुअल लाइबिलिटीज राइजिंग 102% सिंस 2019 से 20, आउटपेसिंग द 48% ग्रोथ इन फाइनेंशियल एसेट्स। यानी हाल के आरबीआई डेटा से ये पता चलता है कि जो भारतीय परिवार परिसंपत्तियों की तुलना में तेजी से ऋण जमा कर रहे हैं, 2019 और 20 से वार्षिक देनदारियों में 102% की वृद्धि हुई है। आप सोच लीजिए, जो कि वित्तीय परिसंपत्तियों में 48% की वृद्धि को आगे निकल गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेटा हम लोग देख पा रहे हैं, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर। हाँ, तो इसको सिंपल और साधारण शब्दों में समझिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हालिया 2024 और 25 में एक चिंताजनक रुझान है ये। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में कहूँ तो ये ऐसा नहीं है कि इससे हम बहुत खुश हो जाएं और हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी इसमें छुपी हुई है। बेसिकली ये एक सोच का विषय है जो कि सोचना पड़ेगा। एक चिंताजनक रुझान जो सामने आया है कि जो इंडियन फैमिलीज है, जो भारतीय परिवार है, अब संपत्ति की तुलना में कर्ज तेजी ज्यादा से बढ़ रहा है उनका। अब या तो वो घर ले लें या जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं से वो कर्ज के माया जाल में फंसते जा रहे हैं।
जहां साल 2019 और 20 में 2024 के बीच जो घरेलू वित्तीय संपत्तियां थी वो अब क्या हो चुकी है, 48% बढ़ी हैं। वहीं जो देनदारियां हैं वो 102% की तेज रफ्तार के साथ बढ़ा है। अब आप जस्ट इमेजिन, आप इसको सोच सकते हैं कि किस तरह से देनदारियां जो है, कितनी तेजी से इसमें उछाल आ गया है, हम लोगों ने कितनी तेजी से उसमें जो है हमने ग्रो किया है वहां पर। हाँ, तो इसके पहले कि मैं इसमें और डेप्थ में जाऊं, यहाँ ये डेप्थ वो डेप्थ नहीं जिसके बारे में मैं बात करी, और डेप्थ में जाने की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, आरबीआई हर साल जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर के जरिए ये बताता है कि भारतीय परिवार अपने बचत, निवेश और उधारी को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन फैमिलीज जो है, जैसे हम मान लीजिए कि भाई हम सब के ऊपर क्या कोई ना कोई डेप्थ है, या फिर हम सब सेविंग करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं इंडियन फैमिलीज में। और ये डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था की बचत प्रवृत्ति, यानी खास तौर से जो हमारी सेविंग बिहेवियर्स है और वित्तीय स्थिरता यानी फाइनेंशियल जो रेजिलियंस है, ये उसको समझने में मदद करता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि भाई ये जो डेटा आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर में ये जो रिपोर्ट सामने आई है कि भाई इंडियन फैमिलीज में सेविंग टेंडेंसी कहाँ तक गई, हम कहाँ तक आगे पहुंचे, ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। आइए देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल अकाउंट्स डेटा ट्रैक हाउ इंडियन हाउस होल्ड्स बिल्ड एसेट्स एंड अक्यूमुलेट लाइबिलिटीज एनुअली, ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, बिहेवियर एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। यानी ये जो भी हम देख पा रहे हैं, इससे भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय खातों के आंकड़ों से इस बात पर नजर रखा जा सकता है कि जो इंडियन फैमिलीज है वो किस प्रकार हर साल, क्योंकि देखिए कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर साल हम प्रतिवर्ष जो परिसंपत्तियां बनाते हैं और जो हम देनदारियां जमा करते हैं तथा बचत, निवेश, व्यवहार और आर्थिक लचीलेपन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि भाई हमारे हम जो है इकोनॉमिक जो फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो क्या कंडीशन है यहाँ पर। तो ये सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, इसके थ्रू हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो अब आएंगे यहाँ पर कि इसमें जो न्यूज़ है, ये जो डेटा है, इस डेटा में क्या कंडीशन निकल करके सामने आया है, ट्रेंड्स में क्या है, एसेट ग्रोथ्स में। तो आइए देखते हैं। एनुअल हाउस होल्ड फाइनेंशियल एसेट्स रोज फ्रॉम 24.1 लाख करोड़ 2019-20 टू 5.6 लाख करोड़ 2024 से 25, जो कि 48% इंक्रीज। परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है, जो कि वार्षिक घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि 24.1 लाख करोड़ से बढ़कर 35.6 लाख करोड़ हो गई हैं, और इसमें 48% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब आते हैं, बात करते हैं लाइबिलिटीज सर्च के ऊपर। हम बात करेंगे कि हम देयता वृद्धि, तो एनुअल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज मोर देन डबल्ड फ्रॉम द 7.5 लाख करोड़ टू 15.7 लाख करोड़, मार्किंग 102% राइज। अभी स्टार्टिंग में भी ये बात की गई थी कि जो वार्षिक वित्तीय देनदारियां जो आप देख पा रहे हैं वो अब क्या हो चुका है, 7.5 लाख करोड़ से दोगुनी से भी अधिक बढ़कर के क्या हो चुका है, ये हम देख पा रहे हैं, जो कि 102% की वृद्धि को दर्शा रहा है। देखिए अब एक सिंपल सी बात यहाँ पर जो समझने की जरूरत है, हाँ, सिंपल सी बात जो यहाँ पर अब समझने की जरूरत है वो ये है कि हमने अगर देखा जाए कि हमारे पास जो एसेट्स हुआ करते थे, यानी कि 2000, यानी संपत्ति में सीमित बढ़ोतरी है, ये अगर देखा जाए तो मॉडरेट एसेट ग्रोथ को क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ इसमें एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से और भी कुछ बातें हमें समझ में आएंगी कि आखिरकार क्या चल रहा है और किस तरह के हालात हैं। आइए देखते हैं। राइजिंग डेप्थ, यानी हम कैसे कर्ज जो है या कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं हमारे ऊपर। द चार्ट शोज टोटल एनुअल लाइबिलिटीज ऑफ इंडियन हाउस होल्ड, यानी कि जो प्रत्येक भारतीय परिवारों में जो देनदारियां हैं, है ना, जो लाइबिलिटीज है, इसको शो कर रहा है इन लाख करोड़।
Indian households are adding a much higher level of a debt each year now compared to the COVID in this period. यानी जैसे चूंकि आप सबको पता है कि कोविड-19 के टाइम पर सभी जगह क्या हुए हैं, फाइनेंशियल जो है क्रंच कह सकते हैं, या फाइनेंशियल जो है कंडीशन जो है हर जगह कमोबेश कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव देखने को मिला था, क्योंकि लगभग पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी उस टाइम पर, वो कंडीशन था। तो हम लोग आफ्टर कोविड के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन हुई। जैसे ड्यूरिंग कोविड पीरियड बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, जैसे मान लीजिए कि ईएमआई पर उन्होंने क्या उठाया था, जैसे कोई ऑटो चालक है, उन्होंने एक ऑटो रिक्शा परचेज किया या खरीदा, है ना, और उसे उन्होंने लोन पे खरीदा कि भाई हम इसको क्या करेंगे, ऑटो चला करके जो भी पैसे आएंगे उसमें से एक अमाउंट हम जमा करते जाएंगे, और इससे हमें क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी और हम आराम से अपनी जीविका चला पाएंगे। बट समस्या जब कोविड आया, तो कोविड आने के बाद बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए। बहुत सारे लोग जिन्होंने ईएमआई पर चीजें ली थी वो क्या हो गई, उसका वो ईएमआई पे नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सबको पता है कि मार्च से लेकर के जुलाई तक जो है कंडीशन काफी वर्स्ट रहा। फिर उसके बाद भी ये 2020 के फर्स्ट वेव की बात कर रही हूँ मैं, जब 2021 में अगेन सेकेंड वेव आया तो उस टाइम पे भी कंडीशन क्या रहा, वर्स्ट रहा काफी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं से 2-3 महीने का गैप या 4-5 महीने का गैप, ये एक अपने आप में एक बड़ा ड्यूरेशन था। तो इसीलिए इसको देखा जाता है कि कोविड-19 के बाद जो है तुलना अगर किया जाए तो हम उसके बाद हमारी कंडीशन क्या है। देखिए ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे आप देखेंगे 2019 और 20, यानी ये जो टाइम है, चूंकि 19 के एंड में, एंड ऑफ द 19 में कोविड 19 का प्रकोप शुरू हो चुका था, जो कि 2020 तक जाते जाते क्या हो चुका था, ये पूरी तरह से फैल चुका था। तो यहाँ डेप्थ आप देखेंगे जो कि आंकड़े बताते हैं कि 7.60% था। फिर 2020 से 21 जब हम सेकेंड वेव में जब हम पहुंचे कोविड के, तो हम 7.9 तक डेप्थ पे गए यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद चूंकि भाई इकोनॉमी ठीक ठाक से रन होने लगी, फिर कोशिश की गई, सामान्य जीवन हम जीने लगे, नॉर्मल लाइफ पटरी पर आई, और 2021-22 तक आप देखेंगे डेप्थ का रेशियो 5.9 है। बट अब आते हैं उसके बाद की कंडीशन, 2022-23 में ये सीधे 16, ठीक है ना, आप देख सकते हैं 2023-24 में ये सीधे 18.8, और 2024 और 25 में ये सीधे 15.7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यानी जो राइजिंग जो हाउस इंडियन हाउस होल्ड्स के जो हम देख रहे हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, जिसमें कि डेप्थ क्या हो रहे हैं हमारे, लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ कम नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। जब बात की जाए तो अब ये एक समस्या है, अगर इसको देखा जाए तो 2019-20 में घरेलू वित्तीय संपत्तियां जो है वो 24 लाख करोड़ थी, 2024-25 में ये बढ़ करके हो गई 35.6 लाख करोड़ हो गई। और इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 48% की जो है वृद्धि हुई, जो अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था की रफ्तार से कम मानी जा रही है। कि अगर देखा जाए तो ये कंडीशन संपत्ति की सीमित बढ़ोतरी, अगर हम मॉडरेट एसेट ग्रोथ के बारे में बात करें तो एसेट ग्रोथ हमारी उस तरीके से नहीं बढ़ी है जिसमें आप देख रहे हैं कि हाँ, लेकिन जो डेप्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइजिंग डेप्थ के बारे में, वो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आते हैं यहाँ पर कि ये तो आपने देखा कि भाई ट्रेंड्स में इसमें क्या चल रहा है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि कर्ज में जो है भारी उछाल, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखेंगे यहाँ पे जीडीपी शेयर, फाइनेंशियल एसेट फॉर्मेशन डिक्लाइंड फ्रॉम 12% टू 10.8% ऑफ जीडीपी, वाइल लाइबिलिटीज जो है रोज फ्रॉम 3.9 टू 4.7। सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी वित्तीय परिसंपत्ति निर्माण जो है वो सकल घरेलू उत्पाद का 12% से घट करके हम हो गए 10.8% पे, जबकि देनदारियां हमारी 3.9% से बढ़ करके 4.7 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रहा है। बचत पैटर्न में बदलाव आए हैं, जो सेविंग का जो टेंडेंसी हमारा था उसमें चेंजेस आए हैं। परिवार जो है विविधीकरण कर रहे हैं, बैंक जमाएं प्रमुख अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन जैसे कि म्यूचुअल फंड और बाजार से जुड़े निवेश साधनों का चलन बढ़ रहा है। जैसे आपको पता होगा कि नाउ डेज अब लोग एसआईपी में भी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, लोग म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे। सो बेसिकली जो सेविंग का पैटर्न था, नाउ दैट इज शिफ्टेड, हाउस होल्ड्स आर डाइवर्सिफाइंग, बैंक डिपॉजिट्स रिमेन डोमिनेंट, यानी कि अभी भी बैंक में जाकर के जमा करना या बैंकों में पैसा को बचत जो है करना, ये अभी भी हम उसको अपने प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने बैंक में पैसा जमा करना छोड़ दिया, नहीं, वो अभी भी क्या है, वो अभी भी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स और मार्केट
लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर गेनिंग अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं से पहले की तुलना में यहाँ पर चीजें देखने को चेंजेस मिली हैं। इम्प्लीकेशंस जैसे अब देखेंगे यहाँ पर, इसमें आइए देखते हैं। जैसे हम बात करते थे कि चूंकि आपने देखा कि राइजिंग डेप्थ है ना, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि राइजिंग डेप्थ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बढ़ ही रहा है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो जैसे कि घरेलू जो वित्तीय देनदारियां हैं, जो कि हम क्या देख रहे हैं कि जो कि 75 लाख करोड़ यानी 2019-20 में बढ़कर यहाँ पर हम 7.5 जो है यहाँ पर, ये 19-20 का जो डेटा यहाँ पर दिखा रहा था, वो बढ़ करके हम हो गए 15.7 लाख करोड़। और ये 2025 24-25 के डेटा है ना। तो 102% की वृद्धि हुई है, यानी कर्ज की रफ्तार जो है वो संपत्ति से दोगुनी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ समझिए कि हम एक तरफ संपत्ति तो अर्जित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम संपत्ति अर्जित नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस पे जो कर्ज की रफ्तार है वो क्या है, वो दुगनी तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ठीक है, आप जो है मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50 है या 1 लाख है या 30,000 है, आपकी जो भी सैलरी है, समस्या क्या आ रही है कि ये आप अभी भी रिपोर्ट पढ़िएगा कि लोगों ने ज्यादातर बहुत सारी चीजें क्या ईएमआई वगैरह पे उठा रखे हैं, और दिक्कत ये है कि फिर उसका ईएमआई भरते भरते उनके पास ही पैसा नहीं बच रहा है। सेविंग कब होगा आपके पास? सेविंग तब होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको मिल रहा है 20, देखिए सिंपल सी बात समझिए कि अगर हम सेविंग की बात करते हैं, तो मान लीजिए आपको 100 मिला, ठीक है। इस 100 में से आपने अपने हाउस होल्ड के खर्चे वगैरह सब निकाल दिए कि भाई ये इतने जा रहे हैं, उसमें ईएमआई वगैरह सारी चीजें आ गई। उसके बाद आपने टारगेट रखा कि नहीं कुछ नहीं तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है 40 के आसपास हम बचा लेंगे। चलिए 40 भी नहीं बच पा रहा है तो हम ये कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम इसमें से 20 तो बचा लें। बट समस्या क्या आ रही है, अब आप समझिए, हम कमा 100 रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा क्या है कि इसमें मान के चल लीजिए कि अगर आप ले दे करके यानी 70 जो है, यहाँ पर देखेंगे कि 70 जो है ये क्या हो जा रहा है, आपका पूरा का पूरा जो है आप कमा रहे हैं, आपके घर के खर्चे, ईएमआई, ये सारी चीजें सब उसमें चले जा रहे हैं, और फिर जो कुछ बच गए वो आपके डेली के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना, जो आपके बच गए। तो अभी कुछ जगह पे आप रिपोर्ट पढ़ेंगे कि कुछ लोगों के जिनकी बड़ी अच्छी और हैंडसम सैलरीज रह रही हैं, उन लोगों के साथ भी ये समस्या आ रही है क्या कि भाई वो सामान तो वो ले रहे हैं, बट लास्ट में कहने का इनके पास ये होता है कि एट द एंड ऑफ द जो बचता है हमारे पास, वो मुश्किल से 20,000 है ना, मुश्किल से 20,000। ये मैं एक बड़ा डेटा बता रही हूँ, आप इसको और भी कम पे अगर आ जाइए, क्योंकि है क्या कि जैसे सैलरी के अकॉर्डिंग 20,000 आपकी सैलरी हुई तो आप कितना बचा पा रहे हैं, 30,000 सैलरी हुई तो आप कितनी बचत कर पा रहे हैं, आपके पास 40,000 की सैलरी तो आप कितना बचत कर पा रहे हैं। तो समस्या ये होती है कि पहले के लोगों में एक टेंडेंसी थी, यानी जब हमारे दादा परदादा, हमारे पापा, हमारे पिताजी, इन लोगों के समय पर आप देखिएगा कि एक फिक्स था कि अगर आप 50 मिल रहा है तो उस 50 में से हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 10 तो हम बचा लें, है ना, चाहे जितने भी खर्चे आ जाए, या फिर लोग टारगेट करते थे कि चाहे जो भी हो जाए इसमें से हम 20 बचाएंगे और 30 को ही हम खर्च करेंगे। तो एक जमा करने का पैटर्न हमेशा क्या रहा, डेवलप रहा। अब समस्या क्या है, अब समस्या ये है कि हमारे सपने हमारे पीछा नहीं छोड़ते हैं। अब जैसे आप देखेंगे हमेशा क्या है, न्यू लेटेस्ट मोबाइल फोन, न्यू लेटेस्ट आपको टीवी है, लैपटॉप है, और इंसान माया जाल में फंसते जा रहे हैं। क्या है कि भाई हमने क्या किया कि हमने नए इलेक्ट्रॉनिक, जैसे अभी जो है हमने नए इलेक्ट्रॉनिक, अभी बहुत सारे ऑफर आए फेस्टिवल सीजन्स की वजह से, हमने कुछ नए नई चीजें क्या की, खरीद ली। क्या हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सिंपल सी बात समझिएगा कि कोई फोन आपको 38,000 का पड़ रहा है या 40,000 का फोन है, आपने कहा कि मैं इतना अमाउंट एक बार में डाउन ना दे करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे क्या करूं कि मैं इसे ईएमआई पे ले लेता हूं, ठीक है। ईएमआई आपसे उस पर ज्यादा क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, वो आपको लग रहा है कि वो आपको कम देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि महीने का 1,500 से 2,000 रुपये अगर हम निकाल दे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वो 1,500 से 2,000 जो है ना, वो अगर देखा जाए, अगर आप कैलकुलेट करें तो आप जो है वो आपके ऊपर जो जितना उस मोबाइल फोन का प्राइस है, जैसे 40,000 का प्राइस है, आप उस पर कम से कम 4 से 5 हजार क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो फिर आपके पास बचेगा क्या, जो फैक्ट ये है कि आपके पास बचेगा क्या। सेविंग तब होगा ना कि बहुत सारी चीजें कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, जैसे बार्गेनिंग कहते हैं, है ना, तो
आप सामान जाके बाहर से खरीदते हैं तो आप पहले बार्गेनिंग करते हैं कि भैया ये सामान अगर 20 का है तो तुम मुझे 15 में दो। आप लास्ट लास्ट तक कोशिश करते हैं कि 16 में दे दो या 17 में दे दो, ताकि 3 रुपए भी बच जाए। तो वो हो गया क्या यहाँ पर कि आप कोशिश करते हैं कि जब जो है बचत हो। बट ये तो हो गया कि जब आप अपने नॉर्मल डेली लाइफ में जब जाते हैं तब। बट सवाल जब ये उठता है कि जब बात ईएमआई पर आती है, वहां किसी तरह का कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट फिक्स है, डिडक्शन फिक्स है कि हर मंथ आपके अकाउंट से, आपके पैसे से इतना उसमें से डिडक्ट हो जाना है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में फिर व्यक्ति के पास क्या बचेगा। तो अभी मैंने आपसे बताया कि जो लाइबिलिटीज सर्ज हुआ है इंडियन हाउस होल्ड्स पे, तो ये समस्या, यानी कि हम क्या हो चुके हैं, हम ईएमआई, हर चीज ईएमआई पर हम लेने की आदत हमने शुरू कर दिया है। हम कहने के लिए क्या कि ये क्या है, आपको जो है इजी क्या है, मंथली आपका वो है कि भाई आपका इंस्टॉलमेंट कट रहा है। बट वो इजी ना होकर के वो क्या हो रहा है, वो आपके सेविंग पैटर्न को कहीं ना कहीं से खोखला कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी जो शेयर है जीडीपी में, जैसे वित्तीय संपत्तियां जो है उसका जीडीपी में हिस्सा जो है 12% से घट करके 10% रह गया है। ओके, 10.8% के आसपास है। जबकि जो देनदारियां हैं उनका हिस्सा, अब आप सोच लीजिए कि 3.9 से बढ़ करके हम 4.7 तक पहुंच गए हैं। तो हमारी देनदारियां बढ़ती जा रही हैं। तो जब देनदारियां बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं से हमारे पास क्या, हमारे पास अपना सेविंग पैटर्न क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो बजट पैटर्न में बदलाव यही हुए, शिफ्ट इन सेविंग पैटर्न्स की। जैसे बैंक, जब अभी मैंने आपसे कहा कि वो चीजें अभी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बचत में या सेविंग करने के दौरान जो ईएमआई का जो बीच में बैरियर आ रहा है, उससे हम अपने उस पैटर्न को बहुत ज्यादा नहीं आगे ले पा रहे हैं। हाँ, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ स्टॉक फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, हाउसहोल्ड डेप्ट रिमेन्ड एलिवेटेड एट 37.6% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड अगेंस्ट 36.9% इन फाइनेंशियल ईयर 22। वित्तीय देनदारियों के भंडार के संदर्भ में घरेलू ऋण वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 37.6% के उच्च स्तर पर रहा, यानी हाई लेवल पर रहा, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह 36.9 था। बैंकिंग सिस्टम अकाउंट्स फॉर मोर देन 4/5 ऑफ हाउस होल्ड डेप्ट इन इंडिया। भारत में घरेलू ऋण का 4/5वां हिस्सा बैंकिंग प्रणाली पर अभी भी क्या है, निर्भर है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो इस तरह की कंडीशन जो हुए यहाँ पे, जैसे कि घरेलू कर्ज जो है जीडीपी में 6.2%, यानी डेप्थ मॉडरेशन में, तो ये घट करके 2024-25 में थोड़ा कम हुआ है। ये संकेत है कि परिवार धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी परिवार वालों को एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं से हमारे पास उस हिसाब का सेविंग नहीं है जिस हिसाब से सेविंग होना चाहिए। अब देखिए, आरबीआई का डेटा, जो इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, भाई ये जो बात कही जा रही है, आखिर इससे क्या यहाँ पर बातें निकल के आती हैं। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है एंड अदर नॉन बैंकिंग कंपनीज जो एनबीएफसी अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 10% ईच। आवास और वित्त कंपनियां और अन्य गैर बैंकिंग कंपनियों जो हम देख रहे हैं, यहाँ से प्रत्येक का योगदान लगभग 10% है। अनुमान बताते हैं कि वित्त वर्ष 23 में भारतीय परिवारों का ऋण सेवा अनुपात लगभग 12% रहा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेप्थ की क्या स्थिति है यहाँ पर। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पे कि हाउ टू एक्सेस द डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, आखिर ये जो स्थिति क्रिएट हुई, हम क्या करें यहाँ पे। सो डेप्थ सर्विस रेशियो, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम रिक्वायर्ड टू मीट डेप्थ ऑब्लिगेशन, यानी इसके माध्यम से ये ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक जो भी घरेलू प्रयोज्य आय के अनुपात को क्या करता है, मापता है, बताता है। This ratio provides insights into the ability of the household sector to service current, future and debt obligation given their level of disposable income। तो ये अनुपात घरेलू क्षेत्र की जो प्रयोज्य आय है के स्तर के आधार पर वर्तमान भविष्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के बारे में जानकारी देता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं घरेलू जो आरबीआई के डेटा के जो निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस के बारे में जब हम बात करें व्हेनेवर, सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इसमें साफ तौर से है कि कम बचत दर जो है वो सीधा इसका असर देश के पूंजी निर्माण पर पड़ता है, ज्यादा और घरेलू निवेश पर पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये हाउस होल्ड जो है हम नहीं बचा पा रहे हैं या हम, तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस परिवार पर पड़ेगा, नहीं। इसका सीधा असर जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में, यानी देश के पूंजी निर्माण पर इसका असर पड़ता है।
और घरेलू निवेश पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इससे दीर्घकाल में आर्थिक विकास की गति जो है वो धीमी हो सकती है। उसके अलावा बढ़ता उपभोक्ता जो ऋण है, जो राइजिंग कंज्यूमर जो लेवरेज है यहाँ पे, सो ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। इसमें परिवार ब्याज दर बढ़ने या आय में गिरावट के समय जो है अधिक असुरक्षित हो सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए ज़रूरी है कि हम जो है वित्तीय जागरूकता के संकेत के साथ आगे बढ़ें, जिसमें कि जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, निवेश में जो है बढ़ाना बताता है कि लोग अब वित्तीय रूप से अधिक शिक्षित हो रहे हैं, और लेकिन साथ ही उन्हें बाजार की अस्थिरता के प्रति भी ज़्यादा जो है एक्सपोज जो है यहाँ कर देता है। तो जहाँ एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि भाई लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से पहले की तुलना में लोगों के बीच में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन समस्या ये नहीं कि बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ने के बाद जो है ये बचत की टेंडेंसी ज़्यादा आ गई है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब जैसे आंकड़ों, जैसे द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स पब्लिश क्वार्टरली डेटा ऑन हाउस होल्ड डीएसआर फॉर द 17 एडवांस इकोनॉमीज बट नॉट एनी डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे आंकड़ों का भाव, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट 17 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए घरेलू डीएसआर त्रैमासिक आंकड़े जो है वो प्रकाशित करता है, लेकिन भारत सहित किसी भी विकासशील के लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं से देखिए आंकड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बात करें तो भारतीय घरेलू डीएसआर भारी कर्ज में डूबे नॉर्डिक देशों के समान है, और ये चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका से भी अधिक है, जिसमें सभी का घरेलू तोलन 100% से अधिक है। सो बेसिकली इंटरनेशनल सिनेरियो, इंडियन हाउस होल्ड डीएसआर इज सिमिलर टू ऑफ द हेविली जो है इंडेप्टेड Nordic countries, and it's more than China, France, UK, USA, which have household leverage for more than 100%। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेप्थ कंपैरिजन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं कि ग्लोबल हाउस होल्ड डेप्थ कंपैरिजन, इंडियाज यूनिक फाइनेंशियल सिनेरियो। हाउस होल्ड डेप्थ आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो अभी हमने कहा कि ये लगभग क्या किसकी तरह है, नॉर्डिक देशों के बराबर ही है यहाँ पर। हाँ, उसके अलावा ये देख सकते हैं हेविली इंडेप्टेड नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउस होल्ड लेवरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डीएसआर सिमिलर टू नॉर्डिक कंट्रीज, चाइना, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। तो ये एक जो है एक हमें एक तरह से ये हमें आईना भी दिखा रहा है ये डेटा, कि हमें क्या करना होगा, जल्द से जल्द जो है इसे समझना होगा, है ना। क्योंकि घरेलू ऋण में अगर वृद्धि आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि परिवार उपभोग और निवेश पर खर्च करने के लिए अधिक उधार लेते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और उत्पादन को बढ़ावा मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हम देख सकते हैं इसका, कि शॉर्ट टर्म जो है वो कैसे काम करेगा यहाँ पर। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इसका अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो अभी आपने देखा। क्योंकि देखिए इसके यहाँ देखेंगे हाउस होल्ड डेप्थ फ्यूल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो अभी ये किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे इनप्लॉयमेंट कंजम्पशन बूस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है स्टिमुलस हो रहा है, तो ये लगातार लोग क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, इससे रोजगार क्रिएट हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में it can have negative effects on the economy. Households may face difficulties in repaying their debts, especially interest rates rise और income falls। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि एक समय पे ये भी हो सकता है कि आप जो है ऋण नहीं चुका पाइएगा, क्योंकि आपकी आय उस लेवल पर नहीं है ना। अगर ब्याज दर बढ़ रहा है और आय घट रही है, इससे उनकी खपत और बचत कम हो सकती है, और उनकी वित्तीय तनाव और डिफॉल्ट जोखिम बढ़ सकता है। So this can reduce their consumption and saving and increase their financial stress and default risk। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि increased household debt negative economic impact है। यहाँ देख सकते हैं कि रिडक्टेड कंजम्पशन एंड सेविंग, इंक्रीज फाइनेंशियल स्ट्रेस, और ये सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में चले गए, सो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा आपको क्या करेगा, तनाव में ले जाएगा। कंज्यूमर इसमें स्पेंडिंग, जैसे लेस डिस्पोजेबल इनकम, डिक्रीज्ड एग्रीगेटेड जो है डिमांड एंड स्पाइक इन लोन डिफॉल्ट्स। तो आप बैंक्रप्सी, उसके बाद इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन से जूझेंगे, और ये एक बहुत क्या है, भयावह है। तो कहीं ना कहीं से, और घरेलू ऋण का जो उच्च स्तर है अर्थव्यवस्था को बाह्य झटकों के प्रति संवेदनशील बनाएगा, जैसे कि वैश्विक वित्तीय स्थिति, विनिमय दर क्या है, वस्तुओं की कीमत क्या है, उसमें चेंजेस यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये अगर कहना कि सिर्फ डेप्थ जो है हाउस होल्ड्स पे अगर बढ़ रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान है, इससे अर्थव्यवस्था पर लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिविटी यानी आ सकती है। तो ऐसे में भारतीय परिवारों को अपने वित्तीय व्यवहार में संतुलन लाने की जरूरत है।
उधारी से नहीं, समझदारी से समृद्धि है, ये समझना होगा और हम लोगों को उसी के तहत कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो भी नीति निर्माता हैं, उनके लिए संकेत है कि अब वो समय आ गया है कि हम वित्तीय शिक्षा और सावधानीपूर्वक ऋण नियंत्रण को प्राथमिकता दें, यानी कि रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग पे हम लोगों को क्या करना होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद दिया आईएएस के साथ।